अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी चैप्टर नंबर 11 की रिवीजन क्लास के अंदर थर्मोडायनामिक्स और एप्लीकेशंस ये डिस्कस कर रहे थे। तो हमने थर्मोडायनामिक्स को समझा था और इसके अलावा जो है थर्मोडायनामिक्स की फर्स्ट एप्लीकेशन यानी आइसोकोरिक को डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे इसकी सेकंड एप्लीकेशन पर और सेकंड एप्लीकेशन का नाम है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसो मीन्स सेम होता है और बैरिक बेसिकली प्रेशर के लिए आ रहा है। तो ऐसे प्रोसेस को आपने आइसोबैरिक का नाम देना होता है जिस प्रोसेस के अंदर आप प्रेशर को चेंज नहीं करते, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। अगर प्रेशर चेंज ना हो, प्रेशर मेंटेन रहे, सिस्टम का जो प्रेशर इनिशियल था वही प्रेशर फाइनल भी रहे, इट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट आइसोबैरिक प्रोसेस। तो कंटिन्यू करते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस को। और आइसोबैरिक प्रोसेस को समझने के लिए हम यहाँ बात करने जा रहे हैं कि हमारे पास जो है एक सिस्टम है और उस सिस्टम यानी बेसिकली सिलेंडर हमारे पास मौजूद है। और उस सिलेंडर की जो वॉल्स हैं यानी ये दीवारें जो हैं और इसके अलावा जो है पिस्टन, ये नॉन कंडक्टिंग है जबकि बेस यहाँ पे कंडक्टिंग होगा क्योंकि हमें हीट सप्लाई करनी है। जबकि पिस्टन जो है ये पिस्टन मूवेबल है यहाँ पर। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर हमने पिस्टन को फिक्स रखा था, यहाँ पे पिस्टन को मूवेबल रखते हैं। स्टार्टिंग में सिस्टम के बाद जो पैरामीटर जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हैं कि इसका इनिशियल वॉल्यूम V1 है, इनिशियल टेम्परेचर इसका T1 है और प्रेशर P हमने रखना है कांस्टेंट। और हमने यहाँ पर सिस्टम को सप्लाई कर देनी है अमाउंट ऑफ हीट। कितनी हीट सप्लाई करनी है, हमने डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट को सप्लाई कर दिया। जब हमने अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया डेल्टा क्यू, तो इससे हुआ ये कि गैस एक्सपेंड हो गई, यानी कि जो पिस्टन पहले इस जगह पर था वो पिस्टन क्या हो जाता है, पिस्टन ज़रा सा ऊपर चला जाता है। तो इट मीन्स दैट कि इसका जो प्रेशर है और जो इसका वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, वो तब्दील हो जाते हैं। एक्सपेंशन के बाद आपने हीट सप्लाई कर दी है और क्योंकि पिस्टन ऊपर चला गया तो इट मीन्स दैट गैस ने कुछ ना कुछ वर्क किया। और गैस का वर्क कैसे फाइंड करते हैं, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये वर्क डन का फॉर्मूला है। यहाँ पे फोर्स को हमने F से रिप्रेजेंट किया और डिस्टेंस को डेल्टा Y से रिप्रेजेंट किया। अब F क्या है, F फोर्स है जो कि मॉलिक्यूल्स पिस्टन पे अप्लाई करते हैं एक्सपेंशन के दौरान। तो फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको प्रेशर और एरिया का प्रोडक्ट लेना होता है। एरिया किस चीज़ का है, एरिया पिस्टन का है यहाँ पर। तो अब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम कुछ चेंजेस लेकर आते हैं और इक्वेशन 1 में चेंजेस क्या होती हैं, जहाँ पर हमें F लिखना है वहाँ पर हमने F की जगह पर लिख दिया P मल्टीप्लाई बाय A। P मीन्स प्रेशर और A मीन्स एरिया, जबकि डेल्टा Y एज इट इज़। अब ये जो एरिया और डेल्टा Y है इनका जो प्रोडक्ट है इसको हम कहते हैं डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब वॉल्यूम का चेंज, यानी पहले वॉल्यूम कम था बाद में वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, इसका मतलब वॉल्यूम का चेंज हुआ। और वॉल्यूम का चेंज किसके बराबर है, एरिया और डिस्टेंस कवर्ड बाय द पिस्टन, इनका जो प्रोडक्ट है वो डेल्टा वी कहलाता है। और डेल्टा वी कितना होगा तो आप फाइंड कर लें, V2 माइनस V1 करेंगे तो आपको डेल्टा वी पता लगेगा। हमने वॉल्यूम को कह दिया कि हमारे पास जो बिफोर सप्लाई of heat the system volume is V1 and after the application of heat तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, V2 हो जाता है, जिससे गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है जिसको हमने डेल्टा V का नाम दिया। और जो वर्क डन हमने कैलकुलेट किया वो कितना था, P इंटू डेल्टा वी। अगर आपको गैस का वर्क डन पता करना है तो कैसे पता करेंगे, प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके आप वर्क डन पता करते हैं। नाउ वी आर यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यहाँ पर जो वर्क डन है वो वर्क डन बराबर है प्रेशर इंटू वॉल्यूम चेंज के। अब इस प्रोसेस को हम समझते हैं ग्राफिकली। तो ग्राफिकली इस प्रोसेस पे जब बात की जाती है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ ये होती है कि इसका ग्राफ जो है पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस बनाया जाता है और इस ग्राफ को आइसो बार का नाम दिया जाता है। तो आइसो बार यानी ये आइसोबैरिक का जो ग्राफ है वो हमें ये बताता है कि ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वॉल्यूम बढ़ता है ना, और वर्टिकल डायरेक्शन में तो ग्राफ मूव ही नहीं कर रहा है, ये जो पॉइंट मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर रहा है। इट मीन्स सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम चेंज हो रहा है, लेकिन क्या चेंज नहीं हो रहा, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा। तो
अगर ग्राफ पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस आप देखें तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम चेंज हो रहा है। इस प्रोसेस को एक बार फिर से देखते हैं। आपने डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया, हीट देने के बाद होगा क्या, होगा ये कि शुरू में जो प्रेशर था वो P1 होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पिस्टन ने ऊपर जाना है और जैसे जैसे पिस्टन ऊपर मूव करेगा तो जो नेट प्रेशर होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, यानी P पहले था, अगर स्टार्टिंग में लेट से P था तो बाद में भी P हो जाएगा। यानी हीट देने के बाद पिस्टन को ज़रा सा ऊपर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ताकि नेट प्रेशर क्या हो सके, कांस्टेंट हो सके। और जब प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा तो ऐसे प्रोसेस को आपने नाम देना होगा आइसोबैरिक। हम थर्ड प्रोसेस को डिस्कस करते हैं और थर्ड प्रोसेस का नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मींस सेम और थर्मल बेसिकली टेम्परेचर के लिए आ रहा है। तो अ प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर पे चेंजेस ना आ रहे हो, टेम्परेचर में तब्दीली ना आ रही हो, तो आप ऐसे प्रोसेस को आइसोथर्मल का नाम देते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर हम बात करते हैं सिस्टम के हवाले से, और जब सिस्टम हम यहाँ पर यूज़ करते हैं उसके अंदर वही तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं जो पहले थी, कि इसकी जो वॉल है वो नॉन कंडक्टिंग होनी चाहिए, इसके अलावा जो पिस्टन है वो भी नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए, मूवेबल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक नई चीज़ को हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसका नाम होता है हीट रिजर्वायर। अब ये हीट रिजर्वायर क्या चीज़ है? तो हीट रिजर्वायर बेसिकली एक ऐसे ऑब्जेक्ट को आपने कहना होता है जो मौके पर जो है हीट को सप्लाई कर सके। अब इस सिस्टम के अंदर होता यह है कि हम जो है इस सिस्टम के अंदर ये करते हैं कि हमारे पास कुछ वेट रखे होते हैं। हम यहाँ पर जब वेट रिमूव करते हैं तो वेट रिमूव करने से होता ये है कि आहिस्ता आहिस्ता आप वेट रिमूव करते जाइए, तो वेट रिमूव करने से जो प्रेशर होता है वो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस हो जाता है। और जब प्रेशर रिड्यूस होता है तो प्रेशर के रिड्यूस होने से क्या होता है, तो प्रेशर जैसे जैसे रिड्यूस होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। और वॉल्यूम के इंक्रीज होने से हम ये कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स की जो टेम्परेचर है यहाँ पर जो सिस्टम का वो कम हो जाता है। जब टेम्परेचर कम होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाती है। लेकिन उसी वक्त हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की बात की है जिसको हीट रिजर्वायर कहते हैं। तो हीट रिजर्वायर क्या करता है, जितनी हीट इस पिस्टन को अभी कह लीजिए जितनी एनर्जी इस पिस्टन को ऊपर ले जाने में खर्च की है सिस्टम ने, उतनी एनर्जी रिजर्वायर क्या करता है, सिस्टम को दोबारा ट्रांसफर कर देता है। यानी सिस्टम ने जो अपनी एनर्जी खर्च की होती है ड्यूरिंग एक्सपेंशन, वो एनर्जी कहाँ पर कंपनसेट हो जाती है, रिजर्वायर उतनी एनर्जी दोबारा उसको सप्लाई कर देता है। तो हीट रिजर्वायर क्या चीज़ हुई, हीट रिजर्वायर एक ऐसे ऑब्जेक्ट को कहा जाता है जो सिस्टम के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एनर्जी या तो सिस्टम में ट्रांसफर कर दे या सिस्टम से एनर्जी जो है बाहर निकाल दे। तो रिजर्वायर एक ऐसी ऑब्जेक्ट को कहा जाएगा जिसके पास इनफाइनाइट कैपेसिटी होती है हीट को एब्जॉर्ब करने की भी और हीट को रिलीज करने की भी। और हीट एब्जॉर्ब या हीट रिलीज करने से उसके टेम्परेचर पे किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम ऐसे ऑब्जेक्ट को हीट रिजर्वायर कहते हैं। क्योंकि आपने देखा कि सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट रही, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि डेल्टा यू किसके बराबर है, डेल्टा यू बराबर है 0 के। क्यों? क्योंकि सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। हमने तो कहा था कि जब सिस्टम ऊपर जाएगा तो टेम्परेचर फॉल हो जाएगा, जैसे ही टेम्परेचर गिर जाएगा तो आपने हीट देनी है, तो हीट देने के बाद टेम्परेचर दोबारा मेंटेन हो जाएगा। इट मीन्स टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। अगर टेम्परेचर चेंज ना हो तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं हो रही, इसलिए डेल्टा यू किसके बराबर हुआ, 0 के बराबर हुआ। नाउ वी आर यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो ये बताती है कि डेल्टा क्यू इक्वल होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यहाँ पर हीट का अमाउंट भी दिया जा रहा है, सिस्टम वर्क भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नहीं हुई। क्या नहीं हुआ, यहाँ पर सिस्टम की एनर्जी चेंज नहीं हुई, जिसे इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू कहा जाता है। तो हमने डेल्टा यू की जगह पर लिख देना है 0। 0 लिखा हमने, तो डेल्टा क्यू हमें मिल गया डेल्टा डब्ल्यू के बराबर। अब इस रिलेशन से हमें क्या बात समझ आती है, हमें ये इससे पता लगा कि इस प्रोसेस के अंदर जितनी भी आप हीट सप्लाई करते हैं वो सारी हीट किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो सारी हीट वर्क डन में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर आपको सारी हीट को वर्क डन में कन्वर्ट करना है तो आपको यूज़ करना चाहिए आइसोथर्मल प्रोसेस। यानी इस प्रोसेस को यूज़ करते हुए वी कैन अचीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन।
अब इस प्रोसेस को हम समझते हैं ग्राफिकली। तो ग्राफिकली इस प्रोसेस को समझने के लिए हम पैरामीटर्स हमने देखे थे। सिस्टम का प्रेशर P1 से P2 हुआ, उसका वॉल्यूम V1 से V2 हुआ, क्योंकि वॉल्यूम पहले कम था बाद में वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, प्रेशर पहले ज़्यादा था बाद में प्रेशर कम हुआ, लेकिन टेम्परेचर मेंटेन रहा। क्यों टेम्परेचर मेंटेन रहा? क्योंकि जितनी जितनी भी सिस्टम ने वर्क डन किया था, उस वर्क डन करने में जो एनर्जी यूज़ हुई थी, वो सारी एनर्जी जो है कहाँ से सिस्टम को वापस हासिल हो गई? क्यों आपके लीजिए रिजर्वायर से वापस को मिल गई। तो इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। तो अब इसका ग्राफ कुछ ये बनता है कि यहाँ पर जो है हम इसका ग्राफ स्टार्टिंग में P1 V1 और ये टेम्परेचर होता है, P2 V2 और टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट रहता है। ग्राफ अगेन वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान ही बनता है। तो अब जो ग्राफ बनता है वो एक कर्व बनता है। तो कर्व ग्राफ बनने का मतलब क्या है? इस सिस्टम का जो है प्रेशर पहले कम था, बाद में प्रेशर ज़्यादा हो गया लेट्स से। तो इस सिस्टम के अंदर वैसे हो ये रहा है कि शुरू में प्रेशर ज़्यादा था और बाद में प्रेशर क्या हो गया? बाद में प्रेशर कम हो गया, क्योंकि आपने वेट रिमूव कर दिया था। आप इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, आप वेट बढ़ा भी सकते हैं, और जब आप वेट बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ा देंगे आप, और जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। लेकिन हमने जो बात की वो ये थी कि हम इसके ऊपर से वेट रिमूव कर रहे हैं। तो जब वेट रिमूव करेंगे तो इट मीन्स प्रेशर कम कर रहे हैं। तो आपने देखा कि पहले पॉइंट यहाँ था, अब पॉइंट यहाँ पर लगाना पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पर प्रेशर कम हो चुका है। जबकि वॉल्यूम के हवाले से मैं आपसे बात करूं तो वॉल्यूम देखें पहले यहाँ था, इस जगह पर हम वॉल्यूम की बात, और अब वॉल्यूम इस जगह पर आया। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वॉल्यूम कम था और अब वॉल्यूम क्या हो गया है? अब वॉल्यूम ज़्यादा हो गया है। तो हमने ये देखा कि प्रेशर कम करने से वॉल्यूम बढ़ जाता है, और इसको हम बॉयल्स लॉ भी कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर आप कौन सा लॉ यूज़ कर सकते हैं? बॉयल्स लॉ, जिसमें हमने ये देखा कि वॉल्यूम इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शन टू प्रेशर, लेकिन टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। और ये प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे। और इस लॉ को, जिसमें वॉल्यूम प्रेशर के रिलेशन को डिस्कस करेंगे, ये बॉयल्स लॉ कहलाएगा। फोर्थ प्रोसेस या फोर्थ एप्लीकेशन पे बात करने जा रहे हैं, और फोर्थ एप्लीकेशन का नाम है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक, अब तक हमने 3 एप्लीकेशंस पे बात की है। पहली एप्लीकेशन थी हमारी आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसके अंदर वॉल्यूम को फिक्स रखना होता है। सेकंड हमने बात की आइसोबैरिक पे, और आइसोबैरिक के अंदर प्रेशर को चेंज नहीं करना होता, मेंटेन रखना होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस को जब हमने डिस्कस किया तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर हमने कहा कि टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। अब एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हम किस वेरिएबल को डिस्कस करें, किस बात को डिस्कस करें? तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हम जिस बात को डिस्कस करते हैं वो ये होती है कि सिस्टम अपनी हीट मेंटेन रखेगा। यानी मतलब ये हुआ कि सिस्टम से हीट ना तो निकलेगी और ना सिस्टम में हीट आएगी, यानी सिस्टम की हीट कांस्टेंट रहनी चाहिए, हीट चेंज नहीं होना चाहिए। अगर हीट चेंज ना हो तो हम कहेंगे डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 0 होगा। तो हीट चेंज नहीं हो रही। बाकी प्रोसेस के अंदर आपने हीट सप्लाई की थी, आइसोबैरिक की आपने बात की तो वहाँ पे भी हीट सप्लाई की थी, आइसोकोरिक में भी हीट सप्लाई की थी। जब भी हमने मुख्तलिफ इक्वेशंस भी देखी थी, आपको अगर याद हो तो डेल्टा क्यू आइसोकोरिक में हमने देखा था कि डेल्टा क्यू किसके इक्वल था? डेल्टा यू के इक्वल था। यानी जितनी भी हम हीट दे रहे थे और वो हीट किस में चेंज हो रही थी? इंटरनल में। फिर हमने आइसोबैरिक को देखा, और आइसोबैरिक में जो हमने हीट का अमाउंट दिया वो हीट का अमाउंट चेंज हुआ सिस्टम की इंटरनल एनर्जी के अंदर, और साथ में उससे वर्क डन हुआ, जिसको हमने P और डेल्टा V से रिप्रेजेंट किया वर्क डन को। फिर इसके बाद हमने रिसेंटली देखा आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जितनी हम हीट दे रहे थे वो सारी हीट किस में चेंज हो रही थी? वर्क डन में चेंज हो रही थी, इंटरनल एनर्जी 0 हो गई थी वहाँ पर। तो ये मुख्तलिफ प्रोसेस की इक्वेशंस हमने देखी थी। इन इक्वेशंस के अंदर आपको तमाम में डेल्टा क्यू नज़र आ रहा है, क्योंकि आप हीट सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें सिस्टम के अंदर हीट आएगी भी नहीं और सिस्टम से हीट निकलेगी भी नहीं। उस प्रोसेस को आपने क्या नाम देना है? एडियाबैटिक प्रोसेस का नाम देना है। अब ऐसा करने के लिए हमें ये करना होगा कि हम जिस सिस्टम की बात करेंगे उस सिस्टम की जो वॉल होंगी, और जो सिस्टम का बेस होगा, और जो सिस्टम का पिस्टन होगा, ये तमाम चीज़ें हमने क्या करनी है? इंसुलेटिंग मटेरियल की बनानी है, ताकि सिस्टम की हीट जो है सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज ना हो, या सराउंडिंग की हीट सिस्टम के साथ एक्सचेंज ना हो। तो एडियाबैटिक प्रोसेस करने के लिए हमें कुछ ये करना पड़ता है।
इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि क्योंकि सिस्टम जो है हीट एक्सचेंज नहीं करेगा, लेकिन पिस्टन तो मूवेबल है, तो पिस्टन अगर मूवेबल है तो इस पिस्टन को हम मूव करवाते हैं। अब मूव कैसे करवाएं? तो सिस्टम को मूव करवाने के लिए हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है हमने वेट रखे हुए हैं यहाँ पर। तो जब हम इन वेट्स को रिमूव करेंगे, सारे वेट्स को, तो वेट्स को रिमूव करने पर होगा ये कि जो पिस्टन इस जगह पर था वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करके जो है ऊपर चला जाएगा। तो आपने जो है जैसे ही वेट्स सारे एक साथ रिमूव करेंगे तो पिस्टन रैपिड मूव कर जाएगा, लेकिन अगर आप वेट्स को स्लोली रिमूव करेंगे तो पिस्टन स्लो मूव करेगा। और स्लो मूव करने पर ये होगा कि सिस्टम जो है अपनी हीट को मेंटेन नहीं रख पाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस प्रोसेस को रैपिड करवाने के लिए सारी के सारे वेट्स को एक साथ रिमूव करना है। और जब हम वेट्स को रिमूव करते हैं तो वेट को रिमूव करने से क्या होगा, सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जबकि प्रेशर कम हो जाएगा, टेम्परेचर में तब्दीली आएगी। तो इसमें तमाम चीज़ें हो रही हैं, टेम्परेचर भी चेंज, प्रेशर भी चेंज हो रहा है और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। तो हमने यहाँ पर प्रेशर को डिक्रीज करवा दिया, उसको अलाउ किया कि वो एक्सपेंड हो जाए। कैसे हमने प्रेशर डिक्रीज किया, हमने माना कि उस पर वेट रखें तो वेट रिमूव करने से होगा प्रेशर डिक्रीज, और टेम्परेचर भी डिक्रीज हो गया, जबकि सिस्टम की जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है यहाँ पर। अब इस बात का मतलब समझते हैं कि वाई द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज। क्योंकि हम जानते हैं कि हम जब वेट रिमूव कर रहे थे तो वेट रिमूव करने से सिस्टम एक्सपेंशन की तरफ जा रहा था, और जब सिस्टम एक्सपेंशन की तरफ जाता है तो एक्सपेंशन की तरफ जाने पर यह होता है कि सिस्टम जब एक्सपेंशन की तरफ जाता है तो सिस्टम अपनी एनर्जी को कुछ खर्च करता है, और जब एनर्जी खर्च होगी तो इट मीन्स कम हो जाएगी। तो सिस्टम की एनर्जी कम हुई है। तो जब सिस्टम की एनर्जी कम होती है तो कम होने पर होता यह है कि हम कहेंगे कि उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो गई। जबकि ये सेंटेंस हम कह रहे थे कि हम हीट सप्लाई नहीं करेंगे, तो ये सेंटेंस हमें यूज़ भी नहीं करने के, द गैस विल बी हीटेड। अगर हम गैस को हीट कर देते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर जो है हीट बढ़ गई, हमें हीट चेंज नहीं करनी। तो जब हीट नहीं चेंज करेंगे तो टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा यहाँ पर, और इसके अलावा जो है यहाँ पर इंटरनल एनर्जी जो है इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि हमने हीट सप्लाई नहीं किया। ये काम हम कहाँ कर रहे थे, हीट, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज होने के लिए हमने आइसोथर्मल में ये बात की थी कि हम हीट सप्लाई कर देंगे जिससे इंटरनल एनर्जी मेंटेन हो जाएगी। तो यहाँ हमें मेंटेन नहीं करनी है, यहाँ पर हमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर हमें जो है हीट को कांस्टेंट रखना है, हीट में चेंज नहीं लाना। तो यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। क्योंकि डेल्टा क्यू बेसिकली इंटरनल एनर्जी, डेल्टा क्यू यहाँ पर हीट है और हीट में किसी किस्म का चेंज नहीं आ रहा, तो हमने डेल्टा क्यू को ज़ीरो लिख दिया, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। इसके बाद हमने इक्वेशन बना ली, और इक्वेशन ये बनाई कि डेल्टा डब्ल्यू प्लस था, वहाँ जाके डब्ल्यू को माइनस कर दिया। लेकिन हमने यहाँ पर ये देखा कि वैसे मैथमेटिकली तो हमने बिल्कुल सही काम किया कि वर्क डन पॉजिटिव था, यहाँ पर आके वर्क डन नेगेटिव हो गया। लेकिन हम जानते हैं कि हमने साइन कन्वेंशन में ये देखा है कि अगर सिस्टम वर्क डन करता है तो सिस्टम वर्क डन करते वक्त दो ऑप्शंस होते हैं सिस्टम के पास, या तो वो एक्सपेंड होता है या वो कंप्रेशन की तरफ जाता है। हम क्योंकि एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव वर्क डन की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो वर्क डन हो रहा है वो पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है। और ये वर्क डन क्यों हो रहा है, क्योंकि सिस्टम के मॉलिक्यूल्स पिस्टन को ऊपर लेकर जा रहे हैं, इट में सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है, इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, कम मतलब नेगेटिव। तो हमें डेल्टा यू की अगर नेगेटिव लगा हुआ देखना है तो इसका मतलब हम ये मान लेंगे कि यहाँ पर सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है, वो एनर्जी किस में खर्च हो रही है, वर्क डन के अंदर खर्च हो रही है। तो इस प्रोसेस के अंदर जितना भी काम हुआ वो किसकी वजह से हुआ, वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी की वजह से होता है। इस बात को ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका ग्राफ जो है सिमिलर होता है किसकी तरह, आइसोथर्मल की तरह ही ग्राफ होता है, इसका ग्राफ भी कर्व होता है, बस ज़रा सा स्टीप होता है, ठीक, इसका स्लोप जो है ज़रा सा चेंज होता है एज कम्पेयर टू आइसोथर्मल प्रोसेस। जबकि इस ग्राफ के अंदर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, तमाम चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। यहाँ पे टेम्परेचर जो है चेंज हुआ, ठीक है, टेम्परेचर 1 है और ये टेम्परेचर क्या है 2 हो गया, टेम्परेचर भी तब्दील हो जाता है। डिस्कस करते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, हमने स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड तो डिस्कस कर लिया, हमने लेटेंट हीट भी डिस्कस किया। अब
मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है इसको डिस्कस करते हैं। तो मोलर स्पेसिफिक हीट की जो डेफिनेशन है वो ये बताती है कि अगर आप गैस को हीट सप्लाई करें, कितनी गैस को, 1 मोल ऑफ गैस अगर आप लेते हैं और उसको हीट की एक पर्टिकुलर क्वांटिटी सप्लाई करते हैं, तो वो क्वांटिटी सप्लाई करने के बाद होता ये है कि सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। और कितना बढ़ जाता है, 1 केल्विन तक बढ़ जाता है। तो किसी गैस को सप्लाई किया जाने वाला वो हीट का अमाउंट जिससे गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन तक बढ़ जाए, तो ऐसे हीट के अमाउंट को कहा जाता है मोलर स्पेसिफिक हीट। तो मोलर स्पेसिफिक हीट क्या चीज हुई, अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस बाय 1 केल्विन। अब जब देखा जाए कि एक्सप्रेस कैसे करें, हमने कितना अमाउंट ऑफ हीट दिया, मैथमेटिकली डिस्कशन करने जा रहे हैं इस टॉपिक की। तो यहाँ पर हमने जो अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम को दे रहे हैं उस अमाउंट ऑफ हीट का नाम क्या रखा, डेल्टा क्यू, जिससे टेम्परेचर चेंज हुआ डेल्टा टी। और जो हमारे पास गैस थी वो कितनी थी, n मोल ऑफ गैस मौजूद थी। तो हमने यहाँ पर ये लिखा कि डेल्टा क्यू इज प्रोपोर्शनल टू n डेल्टा टी। मतलब इसका क्या हुआ, अगर गैस के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे तो इट मीन्स आपको ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। और सेकंड में अगर टेम्परेचर के हवाले से बात करूँ मैं आपसे कि टेम्परेचर मुझे ज़्यादा चेंज करना है तो अगेन ज़्यादा हीट को सप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आ रही है सी एम, और ये सी एम रिप्रेजेंट करती है मोलर स्पेसिफिक हीट को। तो मोलर स्पेसिफिक हीट यानी सी एम कॉन्स्टेंट होता है। और इसका फॉर्मूला अगर अरेंज करें तो इसका फॉर्मूला ये होगा कि एन और डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये लेफ्ट साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है सी एम का, ये बेसिकली वो हीट का अमाउंट होता है जो किसी गैस को दिया जाने पर गैस अपना टेम्परेचर कितना बढ़ा लेती है, 1 केल्विन तक बढ़ा लेती है। यूनिट ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट, तो यूनिट इसके फॉर्मूले में डेल्टा क्यू आ रहा है जो कि जूल में एक्सप्रेस किया जाता है, एन यानी मोल है और टेम्परेचर यानी कि केल्विन है। तो इसका यूनिट क्या बना, जूल पर मोल पर केल्विन। मोलर स्पेसिफिक हीट दो तरह की होती हैं। एक मोलर स्पेसिफिक हीट हम सीवी से रिप्रेजेंट करते हैं और एक सीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हम सीवी को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम गैस को अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करें जिससे उस गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन तक तब्दील हो जाए, लेकिन इस हीट को सप्लाई करते वक्त हम ये ख्याल रखें कि सिस्टम का वॉल्यूम चेंज ना हो, यानी आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर जब हम हीट सप्लाई करें तो हीट सप्लाई करते वक्त वहाँ पे सिस्टम का वॉल्यूम चेंज नहीं होता। उस सूरत में जो हम सिस्टम को हीट सप्लाई करेंगे उस हीट को हमने नाम देना है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पर जब हीट दी जाती है गैस को जिससे गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन तक बढ़ जाता है, तो आपने उस हीट को नाम देना होता है मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी सीवी का नाम देना होता है। तो सीवी कौन सा अमाउंट है, वो अमाउंट है जिससे गैस अपना टेम्परेचर 1 केल्विन चेंज करेगी लेकिन उसको अपना वॉल्यूम फिक्स रखना है। इस बात को इस डायग्राम में आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर गैस मौजूद है और हम उसको हीट देते हैं। हीट देने के बाद वो हीट गैस एब्जॉर्ब भी कर लेती है, लेकिन सिस्टम का जो ये पिस्टन है वो फिक्स्ड है, मींस दैट वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। जिससे अब होगा ये कि जितनी हीट देंगे उस हीट से सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और हमने कितना बढ़ाना है, 1 केल्विन तक। तो 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए जितनी भी मैं हीट दूंगा मैं उस सारी हीट को क्या नाम दे दूंगा, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम का नाम दूंगा। और ये मालूम कैसे करूंगा, तो मालूम करने का तरीका है डेल्टा क्यू मतलब अमाउंट ऑफ हीट, वी का मतलब एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे दी जा रही है। कितनी गैस को दी जा रही है, तो हमने कहा हमारे पास n नंबर ऑफ मोल्स होंगे, जबकि CV का मतलब कांस्टेंट अमाउंट जो कि 1 केल्विन तक टेम्परेचर बढ़ाने के लिए चाहिए होता है 1 मोल ऑफ गैस को, जबकि डेल्टा T का मतलब टेम्परेचर चेंज होता है। तो CV मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम कहलाती है। इसके बाद गैस की एक और स्पेसिफिक हीट भी होती है जिसको CP कहते हैं, और CP का मतलब होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये होगी बात कि आप गैस को हीट का अमाउंट देंगे और उस अमाउंट को देने के बाद होगा ये कि गैस अपना टेम्परेचर 1 केल्विन तक इंक्रीज करेगी, लेकिन इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। अगर आप वॉल्यूम को फिक्स करते हैं हीट सप्लाई करते वक्त तो वो CV का अमाउंट कहलाता है, और अगर आप प्रेशर को फिक्स कर दें तो आप उस अमाउंट को CP
कहते हैं, यानी मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी इस सिस्टम में आप देख सकते हैं जब आप हीट दे रहे थे तो हीट देने के बाद सिस्टम ऊपर की पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा था, तो हम यहाँ पर ये कह रहे थे कि सिस्टम यहाँ पर हीट सप्लाई करने के बाद दो चीज़ें कर रहा है, डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हीट को दो चीज़ें करनी पड़ रही हैं, सिस्टम की एनर्जी बढ़ानी पड़ रही है, वर्क डन करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड है। कि हम क्यों यहाँ पर सीपी और सीवी को अलग अलग करके पढ़ रहे हैं, उसकी वजह क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन नहीं होता। जब वर्क डन नहीं होता तो वहाँ पर कम हीट चाहिए होती है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। और अगर आपको टेम्परेचर बढ़ाना है और साथ में वर्क डन भी करना है तो आपको हीट का ज़्यादा अमाउंट चाहिए होता है। हम इसीलिए यहाँ पर ये बात कहते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पर हीट का अमाउंट डिफरेंट होता है और कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट का अमाउंट डिफरेंट होता है। तो सीपी अलग होगा और सीवी भी अलग होगा। जबकि डेल्टा क्यूपी अगर कैलकुलेट करें कि कांस्टेंट प्रेशर पे कितनी हीट दी जाती है तो उसके लिए तरीका होता है, एन नंबर ऑफ मोल देखने होते हैं, सीपी यानी मोलर स्पेसिफाइड कांस्टेंट प्रेशर, और डेल्टा टी का मतलब टेम्परेचर चेंज होता है। जबकि यहाँ पर सीपी रिप्रेजेंट करता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को। तो अपने इस लेक्चर को हम यहाँ पर अब वाइंड अप करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमने बात की फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशंस के बारे में, और इसके अलावा गैसेस की स्पेसिफिक हीट के बारे में, जिसको हम मोलर स्पेसिफिक हीट कहते हैं। और हमने ये देखा कि ये दो तरह की होती हैं, एक को सीपी और एक को सीवी कहते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों से अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी।